हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीडी साइंस क्लास में। तो जीडी साइंस क्लास में हम लोग ने नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के ऊपर बात कर ली है। वो हमारा चौथा लेक्चर था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम यूरोप में राष्ट्रवाद के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं मार्च में, शायद आपके टाइम टेबल भी आ गए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो और तेज़ी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए और आपको मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अब जो आज हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। दो देशों के उदाहरण से बताना है कि मतलब 19वीं सदी में जब यूरोप में राष्ट्रीयता आई है, जब यूरोप में लोगों के मानसिकता का विकास हुआ है, तो देशों में एक एक देश ने अपने आप को धीरे धीरे एक आप कह सकते हैं कि अपने आप को विकसित किया, स्वतंत्र किया, राजतंत्र को समाप्त किया, प्रजातंत्र को लेकर के आए हैं। तो उन देशों के उदाहरण से बताना है कि कौन से ऐसे दो देश थे यूरोप के जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया, जिन्होंने राजतंत्र को समाप्त करके, वहाँ से राजा के शासन को समाप्त कर करके अपने शासन को यानी कि संवैधानिकता का विकास किया या निर्माण किया, जैसे इंग्लैंड में था उस तरीके का। तो इस पे हम बात करेंगे। तो इसमें हम दो देशों के बारे में बात करेंगे और ये बात हमारी जो हो रही है ये 19वीं शताब्दी को लेकर के हो रही है। ये ज़रूर आप समझिएगा कि 19वीं शताब्दी को लेकर के इस तरह से ना पूछ के कोई और क्वेश्चन पूछ लेता है तो इन दो देशों के एग्जाम्पल आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले देखते हैं, हम पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे बेल्जियम और पोलैंड के बारे में। इन दो देशों का एग्जाम्पल मैंने लिया है, इनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये मैंने जो लिख रखा है उसको देख लीजिए। लिखा है 19वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रीयता की लहर आ गई थी। कहाँ पे? यूरोप में, पूरे यूरोप में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुनर्जागरण हुआ यूरोप में एक एक देश में जब जलमार्ग की खोज हुई है, लोग नए नए देशों से जुड़े हैं, नए नए लोगों से जुड़े हैं। जुड़ने के बाद उनके मानसिकता में विकास हुआ है, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने का जो निर्णय था इटली से स्टार्ट हुआ है। ये आपके इटली से पुनर्जागरण स्टार्ट हो रहा है। इटली से लोग अपने आप को स्वतंत्र करना स्टार्ट कर रहे हैं। दांते ने आप कह सकते हैं कि इटली को जागरूक किया या जगाया है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके एक एक देश अपने आप को जागरूक कर रहा है। तो उसी तरीके से संपूर्ण यूरोप में जब राष्ट्रीयता की लहर दौड़ रही है तो एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में पहुंचने में उसे टाइम नहीं लग रहा है। संपूर्ण यूरोप में अब इसका स्टार्टिंग हो चुका है। 19वीं शताब्दी में ये लहर पूरी तरीके से अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुकी थी। ठीक है, तब की ये बात हो रही है। तो हुआ क्या था, नेपोलियन हार चुका था। नेपोलियन की हार हो गई थी। कब हुई थी? 1815 में, 1815 ईस्वी में। अब नेपोलियन जो है वो हार चुका है और नेपोलियन की हार के बाद आपकी वियना कांग्रेस की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वियना संधि। तो वियना संधि में होता क्या है एक्चुअली? वियना संधि में जब नेपोलियन हार जा रहा है तो नेपोलियन का जिन क्षेत्रों पे कब्जा था या जिन क्षेत्रों पे नेपोलियन का अधिकार था तो उन क्षेत्रों को दूसरे क्षेत्र में मिला लिया जा रहा था। तो अब वियना संधि में हुआ ये कि बेल्जियम और पोलैंड को जब नेपोलियन हार गया है तो वियना संधि के द्वारा इन दोनों को अन्य देशों में मिला दिया जा रहा है, अन्य देशों से जोड़ दिया जा रहा है। तो ये जो जोड़ा जा रहा है इसे अन्य देशों से, बेल्जियम को और पोलैंड को अन्य देशों से जोड़ दिया जा रहा है। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि क्यों जोड़ा जा रहा है भाई? जोड़ा जा रहा है तो वियना संधि हो रही तो कुछ कारण होगा। जोड़ने का जो कारण उसका है वो कारण है वहाँ के शासक का राजतंत्र, चर्च और सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति व परिवार उनके बने रहे। मतलब कि अगर देश अपने आप को स्वतंत्र करेंगे तो राजा का शासन कमजोर पड़ जाएगा। अब जब सब आने लगेंगे, सब अपने हिसाब से शासन को चलाने लगेंगे, अपने नियम स्वयं बनाने लगेंगे, तो फिर राजा का वहाँ पे क्या दायित्व? फिर क्या राजा का? कुछ नहीं, राजा तो वहाँ पे एकदम निष्क्रिय हो जाएगा। तो राजा चाहता था कि वो सदैव सक्रिय रहे, सदैव सबसे शक्तिशाली रहे,
इसलिए उसने अपने राजतंत्र को, अपनी सत्ता को बचाने के लिए वियना संधि में इस एक नियम को लिखवाया। इस एक नियम पे ट्रीटी तैयार की जाती थी, एक तरीके की संधि की, पत्र टाइप की। तो उसमें ये मेंशन करवाया है कि पोलैंड जो है और जो आपका बेल्जियम है, ये दोनों अब हमारे कुछ देशों के अधीन रहेगा, अब ये हमारे देशों से जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा उसने उसमें मेंशन करवाया है, ताकि वहाँ से चर्च और सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में रहे। किसके कंट्रोल में रहे? किंग के कंट्रोल में, सम्राट, शासक, राजा के कंट्रोल में। अपने कंट्रोल में सारी चीज़ों को रखने के लिए उसने ऐसा ट्रीटी में, ऐसा संधि में मेंशन करवाया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जब ये इस तरीके के नियम बना, इस तरीके का आपका जोड़ा गया देशों को, तो फिर इन दो देशों को 19वीं सदी में बात हो रही है, तो अब इन दो देशों के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें कि फिर इन लोगों ने अपने आप को कैसे स्वतंत्र कराया, क्या नीति इन्होंने अपनाई, या क्या किस तरीके से अपने आप को, अपने राज्य में, अपने देश को स्वतंत्र कराया, मुक्त किया, या शासन को राजा के समाप्त करके संवैधानिक सत्ता को स्थापित किया, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करेंगे किसके ऊपर? पहले बात करेंगे बेल्जियम के ऊपर। तो देखिए बेल्जियम क्या कर रहा है, बेल्जियम पे बात करेंगे पहले। वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया। अब वियना कांग्रेस में मैंने आपको बताया, वियना संधि के द्वारा बेल्जियम जो है उसको किससे मिला दिया गया? हॉलैंड से मिला दिया गया, हॉलैंड के साथ मिला दिया गया। अब ये हॉलैंड के साथ जब बेल्जियम को मिलाया गया है तो इसके थोड़े दुष्परिणाम हुए, और यही दुष्परिणाम जो थे, यही बेल्जियम की स्वतंत्रता का मेन कारण भी बना, आप कह सकते हैं। तो क्या कारण बना कि दोनों देशों में, चाहे वो आपका हॉलैंड हो और चाहे वो आपका बेल्जियम हो, दोनों में कट्टर ईसाई विरोधी रहते थे। मतलब एक दूसरे को, मतलब एक ईसाई धर्म को ही मानने वाले थे, लेकिन एक दूसरे के कट्टर विरोधी, क्योंकि ईसाई धर्म में भी आपके दो धर्म है, एक आपके कैथोलिक है, एक आपके प्रोटेस्टेंट हैं। तो इन दोनों धर्मों को मानने वाले दोनों देशों में अन्य रहते थे, और जब इन दोनों देशों को एक साथ किया जाएगा तो क्या होगा? विरोध संभव है, स्वाभाविकता है कि विरोध होना स्वाभाविक है, होगा ही होगा विरोध। तो वैसा ही हुआ। ठीक है, दोनों देशों में ईसाई धर्म के विरोधी थे। ठीक है, देखिए बेल्जियम में कौन था और हॉलैंड में कौन था, ये मैंने लिख रखा है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। बेल्जियम में आपके कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, और हॉलैंड में आपके प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो हुआ क्या, जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे या हॉलैंड वाले थे, अब हॉलैंड में बेल्जियम को जोड़ा गया, तो प्रधानता अगर दी जाएगी तो हॉलैंड को पहले दी जाएगी, बेल्जियम को तो पहले दी नहीं जाएगी, क्योंकि बेल्जियम तो एक हारा हुआ राज्य है जिसे मिलाया जा रहा है आपके हॉलैंड में। तो इसलिए जो वहाँ का शासक था, कहाँ का शासक? हॉलैंड का जो शासक था, या हॉलैंड के जो निवासी थे, वो अपने आप को बेल्जियम निवासियों से सर्वोपरि रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा प्रभुत्व जो है वो ज़्यादा रहे और बेल्जियम वासियों का कम रहे, लेकिन बेल्जियम वासियों को ये गवारा नहीं था। मीन्स जैसे बताइए, अच्छा अगर दो देश हैं, ठीक है, अब हार रहे हैं वहाँ के शासक, एक देश से दूसरे देश का मुकाबला हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो उसमें हार रहे हैं शासक, लेकिन उसका भरपाई जो होता है, उसका जो, वो तो जनता को चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो जब दो देशों का युद्ध होता है और शासक हार जाते हैं, जो शासक जीतता है वो शासक दूसरे राज्य पे अपना अधिकार तो स्थापित कर लेता है, परंतु अगर आप ये कहें कि वो वहाँ की जनता को प्रताड़ित करे, तो ये तो जनता नहीं सहने वाली है ना। तो इसी तरीके का आपका हॉलैंड और बेल्जियम के बीच का संबंध हो जाता है। तो जब हॉलैंड वाले जो रहते हैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, तो बेल्जियम वासी नीचे रहने को तैयार नहीं रहते हैं। वो कहते हैं हमें बराबरी का ही स्थान चाहिए, वरना हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए। इसके लिए वो लोग डिमांड करते हैं। और जो हॉलैंड का शासक है वो हॉलैंड वासियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। अब हमारा सहयोग बना है हमें युद्ध जिताने में, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि जिस राज्य को हम जीते हैं उसके निवासियों पे या उसके वासियों पे। और जबकि वो शासक स्वयं प्रोटेस्टेंट धर्म का है, तो वो कैथोलिक धर्म वालों को क्यों ज़्यादा प्रधानता देगा? ये भी एक कारण था।
तो वो जो था, हॉलैंड का जो शासक था, उसने अपने धर्म को ऊपर रखने के लिए हॉलैंड के सारे स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने की राजआज्ञा दे दी। कि मीन्स जितने भी हॉलैंड में स्कूल है, जिसे हॉलैंड को बेल्जियम से जोड़ा जा रहा है, तो उसमें बेल्जियम भी आ जाएगा, हॉलैंड भी। अब बेल्जियम कोई एक देश नहीं है, हॉलैंड की एक, आप कह सकते हैं हॉलैंड के अधीन है। तो उसने क्या किया कि जितने भी स्कूल थे उन सब में राजआज्ञा द्वारा उसने कहा, शासक ने वहाँ के, कि अब इन सारे स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा दी जाएगी। तो ये बात सुन करके आपके बेल्जियम वासी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म की ही शिक्षा क्यों दी जाएगी, कैथोलिक धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दी जाएगी, या फिर प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा दी क्यों जा रही है जब हमारे धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो इससे लोगों में एक आक्रोश पैदा होता है, बेल्जियम वासी इसका विरोध करने लगते हैं। और इस विरोध में उनका साथ कौन देता है बेल्जियम वासियों का? इस विरोध में बेल्जियम वासियों का साथ देगा आपका इंग्लैंड। कौन देगा? इंग्लैंड। बेल्जियम का इंग्लैंड वासियों ने इसका विरोध किया। ठीक है, बेल्जियम और इंग्लैंड वासियों ने मिलकर विरोध किया। और विरोध के पश्चात क्या हुआ? 1830 में, 1830 ईस्वी में बेल्जियम ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, जिसकी बेल्जियम को काफ़ी समय से आवश्यकता थी। उसको वो, आप कह सकते हैं कि टाइम, उसका वो टाइम आ गया और बेल्जियम अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है युद्ध के पश्चात। ठीक है, तत्पश्चात इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था बेल्जियम में भी कायम हो गई। जिस तरीके से इंग्लैंड एक स्वतंत्र राज्य था, प्रजातंत्र का संवैधानिक शक्ति थी वहाँ, इसी तरीके से अब बेल्जियम ने भी अपने आप को संवैधानिक व्यवस्था कायम कर ली। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बेल्जियम के बारे में। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे पोलैंड के बारे में। ये सेकंड है, क्योंकि दो देशों के उदाहरण से बताना है। तो फर्स्ट बेल्जियम था, अब सेकंड है पोलैंड। तो पोलैंड में क्या होता है? पोलैंड में भी वियना संधि, अब दोनों देश नेपोलियन के अधीन थे, हार चुका है नेपोलियन 1815 में। तो अब वियना संधि द्वारा पोलैंड को भी दो भागों में बांट दिया गया। इससे तो हॉलैंड, बेल्जियम को तो हॉलैंड से मिला दिया गया, लेकिन आपका पोलैंड के साथ क्या किया गया है? पोलैंड को दो भागों में बांट दिया गया। और जो सबसे बड़ा भाग था पोलैंड का, उसे रूस को इनाम के रूप में दे दिया गया। रूस ने युद्ध में सहायता की थी, इसलिए रूस को इनाम के रूप में आपका पोलैंड का एक बड़ा भाग दे दिया गया। ठीक है, एक बड़ा भाग दे दिया गया। राष्ट्रीयता ने पोलैंड में भी, राष्ट्रीयता जो है तो फिर पोलैंड में भी आ गई। जब पोलैंड का एक बड़ा भाग रूस को इनाम के रूप में दे दिया जाता है, वासियों में भी क्रोध आ जाता है कि हमारे पहले तो राष्ट्र का, हमारे देश को दो भागों में विभाजित किया, और उसके बाद जो हमारे देश का सबसे बड़ा भाग था वो रूस को इनाम के रूप में दे दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इससे लोगों में जो विरोध आया, तो पोलैंड वासियों में भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। उन लोगों ने भी कहा कि अब हम भी अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करेंगे, जिस प्रकार बेल्जियम ने स्वतंत्र किया है। तो वो जो वासी है वहाँ के, पोलैंड वासी जो हैं, फिर 1848 में पोलैंड और वार्सा में क्रांति आरंभ हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीयता विकसित हो गई है, तो अब वहाँ के निवासी ऑब्वियसली क्रांति ही करेंगे, अपने हक के लिए युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट अपने हक को लेकर के रहेंगे, अपने आप को स्वतंत्र करके रहेंगे, राजा के शासन को समाप्त करके प्रजा के शासन को, संविधान के शासन को लेकर के आएंगे। तो वो क्या करते हैं? वो युद्ध करते हैं, क्रांति करते हैं। 1848 में पोलैंड वाले और वार्सा वाले क्रांति करते हैं, और इस क्रांति का परिणाम निकलता है ये कि रूसवासी जो रहते हैं इस क्रांति को दबा देते हैं। रूसवासी इस क्रांति को दबा तो देते हैं, बट क्या होता है कि क्रांतिकारी अपने आप को स्थिर तो करते हैं बट रुकते नहीं हैं। वो दोबारा से पुनः प्रयास करते हैं, एकजुट होते हैं, क्रांति करते हैं, और इस बार वो सफलता प्राप्त करते हैं, और वो पोलैंड में भी संवैधानिक व्यवस्था को कायम करने में सफल होते हैं, या कह सकते हैं आपकी संवैधानिक व्यवस्था को कायम कर लेते हैं वो पोलैंड में भी।
तो मैंने जैसे देखो लिख रखा है मैंने, आप देख सकते हैं, रूसी सेना द्वारा इसे दबाया गया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार न मानी और दोबारा विद्रोह किया और सफल हुए। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा शॉर्ट्स नोट्स की तरह से, ताकि ये आपको याद रहे। ये एक तरीके की शॉर्ट नोट्स रहती है। जैसे बच्चों मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इन चीज़ों को लिख लिया कीजिए, ताकि आप बाद में फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर सकें अपने एग्जाम में जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो। ठीक है, मैं बोल देती हूँ, नहीं दिखता है तो लिख लिया कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।